गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट सेशन। हमने स्टार्ट किया है बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज करते हैं उसके आगे कंटिन्यू। तो बच्चों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमने बच्चों इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इस चैप्टर में पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके असेंशियल एलिमेंट्स जो सेम बिल्कुल डेफिनेशन जैसे ही थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने ट्रू टेस्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, जो कि होती है म्यूचुअल एजेंसी। फिर हमने केस लॉ पढ़ा था। केस लॉ पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी, और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो फटाफट अपने नोटबुक्स और पेन निकाल लो। स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करी जाए तो कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, देखना बच्चों। एक एक करके सारे टाइप्स के पार्टनर्स को समझते चलेंगे। एक एक करके सारे टाइप्स के पार्टनर्स को समझेंगे। बच्चों पहले टाइप का पार्टनर है, तो आपको कंपैरिजन करके लिखना है, आप कंपैरिजन करके लिख लो। मैं कंपैरिजन करके समझाऊंगा, इसलिए मैंने पार्टीशन करा है, ठीक है ना। मैं दो दो पार्टनर से एक साथ समझाऊंगा, इसलिए मैंने कंपैरिजन करा है। बच्चों पहले टाइप का पार्टनर है हमारा एक्टिव पार्टनर। पहले टाइप का पार्टनर है हमारा एक्टिव पार्टनर। दूसरे टाइप का पार्टनर जो हम इसके साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे वो आप सब जानते हो, डोरमेंट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर एंड हमारा डोरमेंट पार्टनर। आप सब जानते हो एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है सर जो क्या करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के काम में। एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के कामों में। और डोरमेंट पार्टनर कौन सा पार्टनर है, सर ये वो पार्टनर है जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता फर्म के कामों में, जो पार्टिसिपेट फर्म के कामों में नहीं करता। पार्टनर तो है, पार्टनर तो है, पैसा तो लगाया है, बट फर्म में काम नहीं करेगा। फर्म में क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया, ये क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, उस हिसाब से दोनों चीजें कर लेंगे। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा ही। पहली बार पहला डिफरेंस पॉइंट अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसे राइट हैंड साइड में करके लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसे राइट हैंड साइड में करके लिख लेते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्टिव पार्टनर की। तो अगर एक्टिव पार्टनर के बारे में मैंने बताया पहले, तो अच्छा मैंने स्लीपिंग पार्टनर यही लिख दिया, तो इसका भी दूसरा नाम सुन लो। पहले पहले इसका दूसरा नाम सुन लो। इसका ना दूसरा नाम है एक्चुअल, या फिर बच्चों ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या नाम है इसका दूसरा, एक्चुअल या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को हम एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर से भी जानते हैं। डोरमेंट पार्टनर का दूसरा नाम क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर का दूसरा नाम क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा मैंने पहली चीज क्या बताई, पार्टिसिपेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेशन। मैंने पहली बात बताई एक्टिवली पार्टिसिपेशन। तो मैंने क्या बताया आपको इस पॉइंट में कि जी एक्टिव पार्टनर तो पार्टिसिपेट करेगा, बट डोरमेंट पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डोरमेंट पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये फर्म के कामों में हाथ नहीं बटाएगा। तो सर ये पार्टनर बना कैसे, पैसा लगा के। कैसे बना, पैसा लगा के। अच्छा सर ठीक है, फर्म के कामों में काम नहीं करेगा, बट क्या प्रॉफिट शेयरिंग करेगा। अरे बच्चों मैंने पहले दिन ही बता दिया, कोई ऐसा पार्टनर हो ही नहीं सकता जो प्रॉफिट शेयर ना करे। दोनों पर्सन प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है सर। सर कैपिटल लगाएगा, हाँ कैपिटल लगाएगा, दोनों लगाएंगे। सर डोरमेंट पार्टनर को ज्यादा लगानी चाहिए, वो काम नहीं कर रहा, नहीं बच्चों ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, आपसी समझौता है। ज्यादा लगाए कम लगाए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कैपिटल लगाएगा। ठीक है सर, कैपिटल भी लगा दिया आपने। और बताओ सर, आगे सुनो। लायबल टू थर्ड पार्टीज होगा सर, लायबल टू थर्ड पार्टीज। मुझे ये बताने से पहले इसको समझाना भी है कि लायबल टू थर्ड पार्टीज होता क्या है। हालांकि आपको आता होगा, बट फिर भी मैं एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको समझाना चाहता हूँ, लायबल टू थर्ड पार्टीज होता क्या है। लायबल टू थर्ड पार्टीज होता क्या है समझना। लायबल टू थर्ड पार्टीज का मतलब क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखना। मान लो बच्चों, एक बार पॉइंट बता रहा हूँ, हमेशा के लिए अप्लाई हो जाएगा, बार बार हर टाइप के पार्टनर में समझाना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार समझा देता हूँ।
लायबल टू थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? लायबल टू थर्ड पार्टीज का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। मान लेते हैं ये दो कैसे पार्टनर हैं? एक्टिव। और सी कैसा पार्टनर है? डॉर्मेंट। फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब कोई मान लो बिल्डर फर्म है, बिल्डर रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है। मान लो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट करा किसी ईडीएमसी के साथ, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, ईडीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। और बाद में जब काम वगैरह करा, सब कुछ काम वगैरह करना चालू कर दिया, तो फर्म ने किसी भी टाइप का डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट समझते हो ना? डिफॉल्ट का मतलब मान लो रोड की क्वालिटी खराब थी या फिर कुछ और डिफॉल्ट कर दिया, किसी भी टाइप का डिफॉल्ट कर दिया, हम उसमें नहीं जाएंगे। क्या डोरमेंट पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है ना भाई? पार्टनर्स के लिए ये तो थर्ड पार्टी है ना, इन तीनों के लिए ये तो थर्ड पार्टी है। तो बताना, क्या इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में सी भी लायबल माना जाएगा? क्या ईडीएमसी ये कह सकती है कि भैया सी भी तो पार्टनर है, मुझे मेरे नुकसान का पैसा सी से भी चाहिए? यस। भले ही सी काम ना करे, बट वो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल माना जाएगा, जस्ट लाइक एक्टिव पार्टनर। यानी कि ये मान लो सिर्फ वो फर्म में काम नहीं कर रहा, बट उसकी लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग सेम है, ठीक है ना? लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग क्या है? सेम है। तो यहाँ पे लिख लो, लायबल टू थर्ड पार्टीज माना जाएगा, लायबल टू थर्ड पार्टीज माना जाएगा। ये पॉइंट बच्चों मैंने एक बार इसलिए बता दिया तो क्योंकि ये पॉइंट बार बार रिपीट होगा। अभी आगे चलोगे तब और बार ये पॉइंट क्या होगा? रिपीट होगा। अच्छा सर, और बताओ, और डिफरेंस बताओ। हाँ, एक डिफरेंस और सुनो बच्चों। बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक नोटिस। अब मुझे आपको पब्लिक नोटिस भी समझाना पड़ेगा क्या होता है। पब्लिक नोटिस ऑफ, पहले आपको पब्लिक नोटिस सिखा देता हूँ क्या होता है। जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं आता वो देख के समझ लो एक बार। एक ही बार बता रहा हूँ, बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? पब्लिक नोटिस क्या होता है? पब्लिक नोटिस, हालांकि बच्चों पब्लिक नोटिस के ऊपर ना पूरा एक चैप्टर पे कॉन्सेप्ट ही आएगा, बट वो बिल्कुल लास्ट का पोर्शन है, बिल्कुल लास्ट का। और चैप्टर में कम से कम 4 से 5 बार यूज होगा पब्लिक नोटिस, इसलिए मुझे एक ही बार समझा लेने दो कि पब्लिक नोटिस होता क्या है, समझना। बच्चों पब्लिक नोटिस मीन्स आप एक नोटिस दे रहे हो पूरी की पूरी जनरल पब्लिक को। सर किस चीज का नोटिस? आपने फर्म में कोई चेंज करा है, फर्म में डिसोल्यूशन कर दिया, या किसी भी टाइप का जो भी लॉ कहता है कि नोटिस देना पड़ेगा, आपको वो नोटिस देना पड़ेगा। याद रखना, नोटिस एंड पब्लिक नोटिस इज टू डिफरेंट थिंग्स। नोटिस किसी स्पेसिफिक पर्सन को हो सकता है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना है, आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना है, बट पब्लिक नोटिस पब्लिक को दिया जाएगा एंड इट हैज टू बी गिवन इन अ स्पेसिफाइड मैनर। सर कैसे? इट इज गिवन इन 2 न्यूज़पेपर्स। बच्चों 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिक नोटिस दिया जाता है। सर कौन कौन से 2 न्यूज़पेपर्स, वो भी बता दो। हाँ, पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, सॉरी, इंग्लिश नहीं। पहला ऑफिशियल गैजेट। मैंने आपको बताया था ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत सरकार का राजपत्र, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिसेस वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर होता है, ऑनलाइन भी दिया जा सकता है, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑफिशियल गैजेट में आपको नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, ठीक है ना? जब आप याद करो, अगर कभी भी किसी बच्चे ने अपना नाम चेंज करवाया होगा तो उसने भी एक नोटिस दिया होगा पब्लिक नोटिस में, पैसे लगते हैं थोड़े बहुत और वो पब्लिक नोटिस चला जाएगा। अच्छा, तो एक तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस दे दिया, आपने फोन करा ऑफिशियल गैजेट के उनके एजेंट्स होते हैं कि हाँ जी मैं अपनी फर्म में ये कर रहा हूँ, मुझे पब्लिक नोटिस देना, चलो ठीक है दे दिया। अगला सेकंड पब्लिक नोटिस, मतलब ये दोनों काम करने पड़ेंगे, एंड लिख रहा हूँ बीच में, और नहीं एंड। एक नोटिस देना पड़ेगा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। सर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है ये भी बता दो सर। आपने ऑफिशियल गैजेट तो बता दिया कि भैया भारत सरकार का राजपत्र, गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर। बच्चों वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का मतलब न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ
region, newspaper of local language of region where firm is situated. जैसे समझना, अगर मान लो फर्म महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो मराठी हमारी क्या होगी, लोकल लैंग्वेज हो गई, आपको मराठी में न्यूज़पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि मराठी न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा। पंजाब में सिचुएटेड है तो पंजाबी न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। दिल्ली में लोकेटेड है तो एक हिंदी न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। मतलब दो टाइप के न्यूज़पेपर्स में आपको ऑफिशियल गैजेट और वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस तब माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस भी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। कब कब देते हैं, कैसे देते हैं ये सीख लिया, कब कब देते हैं वो पूरे चैप्टर के दौरान सिखाऊंगा। मैंने इसलिए एक बार सिखा दिया कैसे, हाउ। ये क्वेश्चन था, हाउ पब्लिक नोटिस इज गिवन, देन यू हैव टू गिव public notice in two types of documents. First is official gazette and second in newspaper of vernacular language, that is language of local area where firm is situated. दिल्ली में situated है तो हिंदी, मराठी, अपना तमिलनाडु में situated है तो ठीक है ना, उस टाइप के न्यूज़पेपर्स में आपको देना पड़ेगा। ये पब्लिक नोटिस होता है। अब देखना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो। मैं दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक एक बार इसलिए बता दिए क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बार बार इस चैप्टर में यूज करने पड़ेंगे। आपको एक बार समझ आ जाएगा तो मुझे बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। बस याद रखना, ऑफिशियल गैजेट और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, भारत सरकार का राजपत्र, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, इसके एजेंट्स होते हैं। ऐसे तो न्यूज़पेपर वालों के भी एजेंट्स होते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जब जैसे ही आप एजेंट को फोन करोगे, उसको कहोगे कि यार मुझे ये इश्तिहार देना, वो समझ जाएगा 2 मिनट के अंदर, हाँ जी आपको दोनों न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है। वो आपसे पैसे लेगा, आपका इश्तिहार छाप देगा। न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर ऑफ है ये, ऑफ और लोकल लैंग्वेज ऑफ रीजन जहाँ पे आपकी फर्म क्या है, सिचुएटेड है। कुछ बच्चों के मन में डाउट आया, सर फर्म तो बहुत जगह सिचुएटेड है। अरे बेटा, जहाँ मेन फर्म, मेन ऑफिस है हमारा, वहां का, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा ये सब। Let's go. तो सर पब्लिक नोटिस बताओ, आपने पब्लिक नोटिस सब बता दिया, बट रीजन तो दो कि पब्लिक नोटिस क्यों देना है। बच्चों, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, लॉ कहता है अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है। आपने अकाउंट्स में जो चीजें पढ़ी हैं उसको लॉ से कंपेयर मत करना। अकाउंट्स इज डिफरेंट थिंग, वहां सिर्फ प्लस माइनस करते हो, यहाँ लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। लॉ सेज इफ अ पार्टनर इज रिटायरिंग ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस, ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस। सर एक्टिव पार्टनर को देना पड़ता है, बट डोरमेंट पार्टनर को देने की नीड नहीं है। इसका रीजन भी सुनना चाहोगे। सर एक्टिव पार्टनर क्योंकि एक्टिव है उसको सब लोग जानते हैं, और क्या पता बच्चों जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो उसी के व्यवहार से, उसी की ऑनेस्टी देख के, उसी की पब्लिसिटी से बिजनेस कर रहे हैं। और जब वो ही रिटायर हो रहा है तो भैया मार्केट में बात बतानी जरूरी है कि वो एक्टिव पार्टनर जो मेन था वो जा रहा है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बट अगर वो डोरमेंट पार्टनर है जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। बट हाँ, इच्छा से देना चाहे दे दो, वेल एंड गुड है। आप एक्स्ट्रा कंप्लाइंस करना चाहते हो करो, हम मना थोड़ी थोड़ी ना करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, पब्लिक नोटिस एक्टिव पार्टनर को रिटायरमेंट में देना है। पब्लिक नोटिस होता क्या है बच्चों, पब्लिक नोटिस मींस कि आपको दो जगह पे इश्तिहार देना पड़ेगा, एक भारत सरकार के राजपत्र और वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर। ये हो गया एक्चुअल और डोरमेंट पार्टनर की बात। एक पॉइंट और है, बट ये पॉइंट बच्चों अभी आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखवा रहा हूँ, समझाऊंगा इसको थर्ड चैप्टर में, ठीक है ना। अच्छा, मैंने शायद आपको पहली क्लास में बताया नहीं था और अब बता देता हूँ बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को मैं टोटल 3 चैप्टर्स में करवाऊंगा। इसको टोटल मैं करवाऊंगा कितने चैप्टर्स में, 3 चैप्टर्स में। और ये जो अभी हमारा चल रहा है पूरा का पूरा, ये सारे टॉपिक चल रहे हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 का नाम लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो तो, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 1 का नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मॉड्यूल में 2 चैप्टर मिले, मॉड्यूल में 1 चैप्टर मिले, मॉड्यूल में एक ही चैप्टर में सब कुछ दे रखा हो, बट मैं इसे 3 पार्ट्स में करवाऊंगा क्योंकि उन्हीं पार्ट्स के इनके अंदर जितने जितने टॉपिक्स बनते हैं सारे उसी से रिलेटेड डालूंगा। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक वहां डाल दिया। जो मेरी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो मेरी बुक आपको मिलेगी, उसमें 3 चैप्टर्स में ये टॉपिक डिवाइडेड है। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है अभी,
ठीक है ना। अभी पार्टनरशिप का चल रहा है चैप्टर 1, और जो मैं अब पॉइंट आपको करवा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको यानी कि थर्ड लास्ट चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। आप लिख लो, बट यहीं से वो रिलेटेड है, इसलिए आप लिख लो, बट सिखाऊंगा आपको लास्ट चैप्टर में। क्या है सर वो पॉइंट? हाँ, कोर्ट may allow dissolution on retirement of partner। कोर्ट में, बस आप लिख लो, कोर्ट में अलाउ डिसोल्यूशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो कोर्ट अलाउ कर देगा, बट अगर वो डोरमेंट पार्टनर है तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। सर ये पॉइंट क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, थर्ड चैप्टर में करवाऊंगा। इनफैक्ट वो इस चैप्टर की शायद लास्ट क्लास होगी जिस दिन ये टॉपिक होगा, तो ये वहां डिस्कस किया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। दो टाइप के पार्टनर्स हमने पढ़े, एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, आई गेस सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने दो टाइप के पार्टनर्स खत्म करे, एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर। अब आते हैं बच्चों हमारे थर्ड एंड फोर्थ टाइप के पार्टनर पे। थर्ड करवाता हूं आपको नॉमिनल पार्टनर, फोर्थ कराता हूं आपको पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली आ गया, वो पार्टनर आ गया जिसकी पहली क्लास में डिस्कशन कर रहे थे हम। समझते हैं सारी चीजें। पहले दो पार्टनर्स कौन से थे बच्चों? एक्टिव, डोरमेंट। थर्ड कौन सा हो गया? नॉमिनल। एंड फोर्थ कौन सा हो गया? पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। समझना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप ये मत समझना सर कंपैरिजन करके क्यों करा रहे हो, वो मेरा तरीका है कि मैं दो दो पार्टनर्स को कंपैरिजन करके कराता हूँ। नॉमिनल पार्टनर का मतलब समझना, पार्टनर फॉर नेम ओनली, जिसने बच्चों सिर्फ अपना नाम दिया है फर्म में, जिसने फर्म में सिर्फ अपना क्या दिया है? नाम। देखना एग्जांपल से समझ आएगा। ये बच्चों एक फर्म है ABC&कंपनी। फर्म लगातार लॉसेस में है, कॉन्टिन्यूस लॉसेस, दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की नहीं, लॉस हो रहा है। अब मिस्टर ए के खास फ्रेंड हैं मिस्टर गौतम गंभीर, नाम सुना ही होगा आपने, गौतम गंभीर है हमारे। अब मिस्टर ए गए गंभीर जी के पास, भाई साहब आपकी हेल्प चाहिए। अरे बता भाई, तेल ले जाना हाजिर है, क्या चाहिए जी? फर्म में बहुत लॉसेस हो रहे हैं और फर्म से कोई बिजनेस डीलिंग करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग अभी नोन नहीं है मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम लोग नोन नहीं है, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, कुछ हेल्प कर दे। उसने कहा बता कैसी हेल्प चाहिए? भाई अपना ना नेम लैंड कर दे मुझे, अपना नाम दे दे बस। अगर तू अपना नाम दे दे, सिर्फ 2 साल के लिए दे दे, तो मेरा बिजनेस चल उठेगा, फिर चाहे तू अपना नाम वापस ले लियो। गंभीर ने कहा इतनी सी बात, टेंशन मत ले, ये ले, आज से तू अपनी फर्म का नाम गंभीर एंड कंपनी रख दे, जब तक चाहे रख ले, बिजनेस कर, मैं बैठा हूं। गंभीर जी को बोलेंगे हम नॉमिनल पार्टनर। समझना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप लोग शायद आज तक इन बातों से कंफ्यूज हो गए। ऐसा पार्टनर यानी कि पार्टनर फॉर नेम ओनली, पार्टनर फॉर नेम ओनली। सर क्या ये पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा? बच्चे सोच रहे होंगे क्या ये इन्वेस्टमेंट करेगा? नो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सर क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग करेगा? क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग लेगा? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यस, नो। तो सर ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगा तब भी पार्टनर कैसे है? यस, नॉमिनल पार्टनर उस पॉइंट की एक्सेप्शन है जो मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी कि एवरी पार्टनर मस्ट शेयर प्रॉफिट्स, नो पर्सन कैन क्लेम टू बी ए पार्टनर अनलेस इज शेयरिंग प्रॉफिट्स। उसकी ये एक्सेप्शन है, उसकी बच्चों नॉमिनल पार्टनर एक्सेप्शन है, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगा। अरे बच्चों अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग कर ले तो ये नॉमिनल पार्टनर ही क्या, पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर का मतलब ही यही है कि सिर्फ जी नाम दिया है, हम अपने नाम दिया है, हमने अपना नाम दे दिया, दोस्त यारी में 2 साल के लिए मेरा नाम ले जा।
क्या बात समझ में आती है? ना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, ठीक है ना? ना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही करेगा प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। सर अब बता दो पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, ये भी सुनो। अगेन एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं XYZ एंड कंपनी। बच्चों फर्म अगेन जा रही है किसमें? लॉसेस में। 3 पार्टनर्स है XYZ। अब इनका एक म्यूचुअल फ्रेंड है, बहुत ही रिच फ्रेंड है, मिस्टर ए। कौन है ये? रिच बिजनेसमैन है, मार्केट में इसको सब जानते हैं, रिच बिजनेसमैन है। अब जी इसके पास पहुंचे मिस्टर ए। आप तो जानते ही हो हमारी मार्केट में हालत, हमारा दिन दोगुनी रात चौगुनी लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप हमारी फर्म में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर दो तो फर्म की तरक्की हो जाएगी। एक बार तरक्की हो गई फिर हम आपका पैसा क्या कर देंगे, आप चाहोगे तो रिटर्न कर देंगे, वरना आप बने रहना पार्टनर, मैं मना नहीं करूंगा। मिस्टर ए कहते हैं अरे भाई मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो डूबते हुए बिजनेस में पैसा लगाऊं, बताओ मेरे पास इतना पैसा है, मैं फ्लोरिशिंग बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, आपके पास क्यों आऊं? XYZ कहते हैं हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, आपको ऑफर सुनते ही मजा आ जाएगा, आप कहोगे हाँ जी मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। अच्छा मिस्टर XYZ बताओ क्या ऑफर है? सर अगर हमारी फर्म में लॉस हुआ तो हम आपको भागीदार नहीं बनाएंगे, हम लॉस शेयर करेंगे 1:1:1 का। बट यही अगर प्रॉफिट हो गया तो आप अपना हिस्सा ले लेना, आपको मना नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे 1:1:1। यानी प्रॉफिट के हिस्से 4, लॉस के हिस्से 3। लॉस में आपका भागीदारी नहीं, प्रॉफिट में आपकी भागीदारी। बताना अगर मैं आज आपको ये ऑफर दे दूं, आप कोई भी बंदा इस ऑफर को मना करेगा? अरे नहीं भाई, प्रॉफिट हुआ तो ले लेंगे, लॉस हुआ तो नहीं देना पाए, इससे बढ़िया बात क्या? तो ऐसे पार्टनर को बोला जाएगा क्या? पार्टनर फॉर प्रॉफिट। मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? पार्टनर फॉर प्रॉफिट। अब बात समझो। सर क्या ये इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए ही तो पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए तो पार्टनर बनाया, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा तो पार्टनर किस बात का? सर प्रॉफिट शेयरिंग लेगा? हाँ। अब बात जो आती है मेन ये आती है, सर सुनो मेरी बात, सर क्या ये लायबल टू थर्ड पार्टीज होंगे कि नहीं होंगे? अब ये मत पूछना लायबल टू थर्ड पार्टीज होता क्या है, अभी पता है बच्चों, नॉमिनल पार्टनर लायबल टू थर्ड पार्टीज होगा। सर क्यों? ये प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहा, तब भी लॉस क्यों? अरे भाई मैंने गंभीर का नाम देखकर ही तो आपसे बिजनेस करा है, उसी ब्रांड के नाम से तो आपसे बिजनेस करा, और आप कह रहे हो उसका लॉस शेयरिंग भी ना लूं? नहीं समझे मेरी बात? अरे भाई मैंने गंभीर जी का नाम देखकर ही तो आपसे बिजनेस करा। अगर कल को मेरा नुकसान होगा तो मैं तो यही कहूंगा ना जी, गंभीर जी इन्वॉल्व थे इसलिए मैंने बिजनेस करा। कल को गंभीर जी अपना नाम हटा ले, कहें कि जी मैं तो था ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ये तो फिर फ्रॉड हो गया कि नाम झूठा दिखाकर कोई बिजनेस कर रहा है। इसलिए लायबल टू थर्ड पार्टीज तो आप हो गए ही हो गए। अभी आगे इसका मतलब समझाता हूँ और टेंशन मत लो, यहाँ तक समझो। क्या पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली लायबल टू थर्ड पार्टीज होगा? यस। अरे सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। आप अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो वो लॉस में भागीदार कैसे होगा? ये तो आप गलत बता रहे हो। अब आपको बताता हूं कैसे होगा, समझो। समझो, एक एग्जांपल से समझाऊंगा दोनों ही जगह पे। सर देखो, मान लो कोई फर्म है ABC एंड कंपनी, इन्होंने किसी मान लो मिस्टर जेड को चाहे नॉमिनल पार्टनर बनाया, चाहे फॉर पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली बनाया, दोनों के पर्पज से बता रहा हूँ क्योंकि दोनों बेचारे इनोसेंट हैं। सर मिस्टर जेड मान लो नॉमिनल पार्टनर है, इन्होंने अपना नाम दे दिया, फर्म में बिजनेस करा, और कल को फर्म ने किसी शर्मा जी के साथ डीलिंग करी, और शर्मा जी के साथ डीलिंग करते टाइम फर्म ने कर दिया डिफॉल्ट। जब फर्म ने डिफॉल्ट करा तो शर्मा जी ने कोर्ट में केस फाइल मिस्टर जेड के अगेंस्ट भी कर दिया। जब ABC को लपेटा तो जेड को भी लपेट दिया, फाइल्ड सूट कि भाई आपका नाम देखकर ही तो बिजनेस कर रहा था, फटाफट मेरे लॉस का पैसा निकालो। मान लो इनका लॉस हुआ है 1 लाख रुपए, क्या मिस्टर जेड को वो लॉस रीपे करना पड़ेगा? इनको ये लॉस देना पड़ेगा, लॉस हैज टू बी कंपेंसेटेड। बट सर नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करता, कैपिटल नहीं लगाता, वो लॉस को शेयर करेगा? यस, वो लॉस शेयर नहीं करेगा, वो बदले में अपना लॉस रिकवर करेगा, विल रिकवर।
दैट लॉस फ्रॉम फर्म। क्या आप मेरी बात समझे? आप समझना, आपकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी की तरफ तो खड़ी है, बट आप अपने लॉस का पैसा बाकी बचे पार्टनर से रिकवर करोगे, उनसे कहोगे लाओ जी वो जो लॉस आपकी वजह से मेरा हुआ उसे वापस करो। यही सेम बात पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली भी डाल के देख लो। मिस्टर जेड पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली है, कल को किसी के साथ उनका लॉ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फर्म का लॉस हो गया, वो थर्ड पार्टी चाहे तो पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली को भी कोर्ट में रगड़ेगी, अपना लॉस तो ले लेगी, बट बाद में वो अपना लॉस का पैसा पार्टनर प्रॉफिट्स किससे रिकवर करेगा? फर्म से रिकवर करेगा। तो मैंने आपको क्या बातें बताई, देखना। कंपनी थी, उन्होंने एक पार्टनर लिया, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, डिफॉल्ट कर दिया, तो वो अगर थर्ड पार्टी चाहे तो वो उस नॉमिनल या प्रॉफिट पार्टनर प्रॉफिट्स ओनली से अपना लॉस रिकवर कर सकती है, बट बाद में वो लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म को ही। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि दोनों ही पार्टनर्स लायबल टू थर्ड पार्टी फिलहाल तो हैं, अभी तो आपको थर्ड पार्टी को अपने लॉस का हिस्सा देना पड़ेगा जी, लो लॉस का हिस्सा, बट जब सब कुछ ओवर हो जाएगा वो अपना पैसा रिकवर करेगी फर्म से जाकर, क्योंकि जी अगर वो नॉमिनल पार्टनर है, वो कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले रही, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है आपकी फर्म में, वो सिर्फ अपना नाम दे रही है कि आप लोग फलो फूलो। पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली है तो उसने पहले ही कह दिया मैं लॉस लूंगा ही नहीं, तो आपको लॉस देना पड़ेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे चले। चलो अब चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया बच्चों नॉमिनल और पार्टनर प्रॉफिट्स ओनली, इसका भी पॉइंट ले लो। अब इसका भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट खत्म हो चुका है। इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉमिनल पार्टनर नहीं करेगा, प्रॉफिट पार्टनर प्रॉफिट्स ओनली करेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग नॉमिनल पार्टनर नहीं करेगा, बट पार्टनर प्रॉफिट्स ओनली करेगा। लायबल टू थर्ड पार्टी दोनों होंगे। तो अगर आप चारों पार्टनर्स में कोई सिमिलैरिटी देखो कि सर चारों में कोई एक सिमिलैरिटी बता दो कि जो तो सब में हो ही हो, तो लायबल टू थर्ड पार्टीज चारों के चारों थे ही थे, इनमें तो कोई दोहराई ही नहीं, चारों के चारों लायबल टू थर्ड पार्टीज तो है ही है। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। ये हमारे हो गए चार टाइप के पार्टनर्स। अब आते हैं फिफ्थ टाइप का। फिफ्थ और सिक्स्थ अब अलग अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिफ्थ फिफ्थ टाइप का पार्टनर है बच्चों, फिफ्थ टाइप का पार्टनर है सब पार्टनर। सब पार्टनर की बात समझना, पार्टनर ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। इसके बारे में एक लाइन और लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में एक लाइन और लिखवाऊंगा, पहले इसको समझा देता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। एक फर्म है, ए बी सी, तीन पार्टनर है उस फर्म के। सी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो सी बी के पास गया, क्या लेने? कुछ लोन लेने। सी को अपने पर्सनल काम की जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है? तीनों एक फर्म में है, तीनों की एक फर्म है। सी को कुछ पर्सनल नीड्स थी, मान लो घर का खर्चा था, उसे घर बनवाना था, गाड़ी खरीदनी थी, पर्सनल पैसों की जरूरत पड़ी, लोन लेने गया कि सर कुछ लोन दे दो मिस्टर बी। बी कहता जी मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो खुद आपसे मांगने आने वाला था। सी गया ई के पास, भाई साहब कुछ लोन दे दो, लोन की जरूरत है, आपको दे दूंगा। अरे मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो खुद तेरे से मांगने आने वाला था। सी कहता दोनों ही कंगले हैं। याद रखना, पर्सनल लोन ले रहा है, अपनी जरूरतों के लिए ले रहा है, फर्म के लिए नहीं ले रहा, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप लोग कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ, पर्सनल नीड्स के लिए ले रहा है। सी ने क्या करा, फिर जाके किसी मिस्टर जेड से लोन ले लिया, लोन ऑफ ₹1,00,000, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ये जी लोन ले दो। जेड कौन हो गए? क्रेडिटर, और सी कौन हो गया? डेटर। अब सी ने क्या करा, अरे यार, अब जब लोन दे दिया, तो जब लोन रिपे करने की बारी आई तो सी जेड ने कहा लाओ जी पैसे दो मेरा, पैसा दो मेरा। सी कहता सर पैसा तो नहीं है, डिनाइड, पैसा तो है ही नहीं, पैसा होता आपको बिना मांगे दे देता। जेड कहता पैसा नहीं दोगे तो केस फाइल कर दूंगा। सी कहता रुको रुको, आपको एक तरीका बता सकता हूँ पैसे देने का। हाँ बताओ।
सर जी फर्म में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है 1:1:1, तीनों का एक एक हिस्सा है। मैं क्या करूंगा, अपना जो एक हिस्सा मुझे हर महीने देते हैं मेरी पार्टनरशिप फर्म, उस एक हिस्से में से मैं आधा हिस्सा आपको देता रहूंगा। हाफ किसके साथ शेयर करता रहूंगा? शेयर विद मिस्टर जेड। और ये कब तक करेगा बताना? जब तक ये आपका लोन चुकता नहीं हो जाता तब तक मैं आपका प्रॉफिट का हिस्सा, अपना प्रॉफिट का हिस्सा आपको देता रहूंगा। समझना क्या क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ, एक पहले पैसे की जरूरत थी पर्सनल नीड्स की, यहाँ मांगा नहीं मिला, यहाँ मांगा नहीं मिला, फिर लोन ले लिया मिस्टर जेड से, ठीक है ना। फिर मिस्टर जेड ने अपनी पेमेंट वापस मांगी, पैसा देने से मना कर दिया, उसने कहा जी केस फाइल कर दूंगा। फिर उसने बताया कि अपने एक हिस्से में से आपको क्या करूंगा, एक हिस्से में से आपको क्या करूंगा, पैसा देता रहूंगा, एक हिस्से में से आपको पैसा देता रहूंगा। तो बताना, क्या मिस्टर जेड फर्म का पार्टनर कहलाया जा सकता है? नो, बट ऐसे ही पार्टनर को कहते हैं सब पार्टनर। अगेन इसको सब पार्टनर बोला है, बट ही इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर ऑफ फर्म, ही इज अ पार्टनर ऑफ पार्टनर। अगर मैं इसके बारे में दूसरी बात ये लिखवानी थी, ही इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर, ही इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर ऑफ फर्म। वो फर्म में पार्टनर नहीं है, बट वो पार्टनर का पार्टनर है, इसलिए उसे कहा है हमने एक्चुअल सब पार्टनर, ठीक है ना। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है फर्म का। तो बताना, क्या फर्म में उसके कोई राइट्स और लायबिलिटीज होंगे? नो, कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं होंगे। सर जब वो पार्टनर ही नहीं है फर्म का, तो फर्म के साथ किसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज? क्या वो कल को मिस्टर ए बी को कह सकता है तुम वो 1 लाख रुपए मुझे दोगे? नो, उसके जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हैं? सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ हैं, सिर्फ जो रिश्ता है वो इन दोनों के बीच में रिश्ता है। इसलिए ये एक पार्टनर का पार्टनर बन गया, क्योंकि वो पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ हिस्सा ले रहा है, इसलिए उसे हमने क्या दिया, सब पार्टनर। वो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक पार्टनर जो किसी पार्टनर के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ले रहा था, दो उसका फर्म से कोई मतलब नहीं है, वो सब पार्टनर कहलाएगा, सिर्फ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो, अब सब पार्टनर हो गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन। तो हमारे पार्टनर, लास्ट पार्टनर बचा हुआ, सब पार्टनर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब लास्ट पार्टनर के लिए मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए। लास्ट टाइप का पार्टनर समझना, इस पार्टनर में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है, बढ़िया एग्जांपल दूंगा। बट थोड़ा सा कुछ बच्चे इसको प्रीवियसली कॉन्सेप्ट से शायद कंफ्यूज भी हो। तो हमने कितने टाइप के पार्टनर कर लिए? 4 कर लिए, 5 कर लिए, ये हमारा होगा 6th। हमारा 6th टाइप का पार्टनर करवा रहा हूँ मैं आपको। पार्टनर का नाम सुनना, नाम छोड़ो, आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट के बाद इसके बारे में कुछ राइटिंग करवाओ, ठीक है ना। राइट गैस, 2-3 लाइनों में राइटिंग हो जाएगी, बाकी में कॉन्सेप्ट समझना, आप ध्यान से समझते रहना। ये है बच्चों मिस्टर ए और बी, दोनों एक फर्म में पार्टनर्स हैं। फर्म काम क्या करती है सुनना, फर्म बिजनेस करती है चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग, फर्म बिजनेस करती है चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। दोनों एक फर्म में पार्टनर्स हैं। बच्चों दोनों एक पार्टी में गए हुए थे, और पार्टी में जाके मिलते हैं किसी मिस्टर सी से। पार्टी में जाकर किससे मिलते हैं? मिस्टर सी से। मिस्टर सी से पूछते हैं, मिस्टर सी क्या हाल चाल है, बड़े दिनों बाद मिले हो, और कहाँ गपशप। कहते हैं बस बढ़िया है, आप बताओ क्या करते हो? जी मैं तो क्या हूँ, एक एजेंट हूँ। क्या हूँ? एक एजेंट हूँ। होलसेल से सामान खरीद के रिटेलर्स को बेचता हूँ या बिकवाता हूँ, बीच में कमीशन लेता हूँ। आप बताओ क्या कर रहे हो? जी हम लोग चेयर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टिक की चेयर्स जो होती हैं क्लासरूम्स में यूज, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आपके पास कोई हमारे मतलब का क्लाइंट हो तो हमसे मिलवाना, हम भी आपको क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे। सीने का जी डन है। अब सी इतना कह के चल पड़ा आगे, आगे चल पड़ा, आगे इन्हें मिले मिस्टर डी। जी मिस्टर डी कौन है? ये है फ्रेंड ऑफ, ये है फ्रेंड ऑफ सी। डी से डी से पूछा क्या करते हो? डी, सर मैं तो चेयर्स ट्रेडर हूँ, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से चेयर्स खरीद कर और रिटेल में बेचता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। सी ने कहा अरे वाह,
अब सुनते रहे ना वर्ड्स, अरे वाह, आपने पहले बताया ही नहीं, मेरी खुद की, वर्ड्स गौर करना, मेरी खुद की फर्म है चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग की। रुको, मैं अपने बाकी दोनों पार्टनर्स को बुला के लाता हूँ, और बुला के लाया ए और बी से, ए और बी को, और मिलवा दिया डी से। मिलो मेरे दोनों पार्टनर से, जितना भी ऑर्डर देना है आंख बंद करके दे दो, मैं बैठा हूँ। ए और बी भी चुप रहे, भैया हमें ऑर्डर मिल रहा है, हम क्यों कुछ बोले। सी ने बोला क्या फिर, देखना, अरे अपनी ही फर्म है, ये रहे मेरे पार्टनर, जो भी ऑर्डर देना है दे दो, मैं बैठा हूँ। डी ने कहा डन है, जब सी बैठा है, आप बैठे हो, तो क्या दिक्कत। और डी ने ऑर्डर दे दिया। डी ने क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अब जी जब चेयर्स सप्लाई हुई तो सारी की सारी निकली डिफेक्टिव। सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव चेयर। अब बनी कहानी, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव चेयर। समझना अभी तक हुआ क्या क्या है। सबसे पहले क्या था, चेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे। मिस्टर सी से मिले, जो ए और बी का फ्रेंड था, उसने अपने बारे में बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर सी आगे गया, जो कि डी से मिला, डी फ्रेंड था सी का, उसने अपने बारे में बताया। फिर कहा जी मैं तो इनका पार्टनर हूँ, मेरी फर्म है, आप ऑर्डर कर दो। इसी भरोसे पर ऑर्डर कर दिया गया, डिफेक्टिव चेयर्स निकली। डी को आया गुस्सा, डी ने कहा जी ठीक है, अब नहीं छोड़ूंगा, और केस फाइल कर दिया। देखना किसके अगेंस्ट में, फर्म के अगेंस्ट में नहीं, सिर्फ केस फाइल करते टाइम रगड़ दिया डी को भी, सॉरी सी को भी। फाइल्ड अ सूट, सूट का मतलब आप समझते ही होगे, केस फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ए बी सी, ए बी एंड सी। सी को भी रगड़ दिया। अब ये जब सी को रगड़ दिया, तब सी भागा भागा पहुंचा किसके पास, अरे भाई साहब आप मुझे क्यों रगड़ रहे हो, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो पार्टनर था ही नहीं। और कोर्ट में भी यही कह रहा, कोर्ट में जज साहब के सामने, जज साहब मैंने तो सिर्फ दोनों की डील हो जाए ऐसा बोल दिया था, जबकि मैं असल में पार्टनर हूं नहीं, और मुझे इस लायबिलिटी से मुक्त रखा जाए। बताओ क्या सी की इसमें लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, सी की इसमें लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, ये बताओ। तो बच्चों सी लायबल माना जाएगा, सी लायबल माना जाएगा। ऐसे ही पार्टनर्स को बोला जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। ऐसे ही पार्टनर्स को बोला जाता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो सिक्स्थ पार्टनर क्या था मेरा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। समझना, पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब क्या है। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब ये है, लो ये कहता है, एस्टॉपल का मतलब समझा रहा हूँ बच्चों, इस एस्टॉपल वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। एस्टॉपल वर्ड कहता है आपने जो एक बार कमिटमेंट पहले कर दिया, उस कमिटमेंट से मुकरने दिया नहीं जाएगा। जो आपने आज कमिटमेंट कर दिया, फ्यूचर में उस कमिटमेंट से मुकरने दिया नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आती है। अगर आपने आज बोल दिया कि जी मैं पार्टनर था, भले ही आप नहीं थे, फ्यूचर में आपको एज अ पार्टनर मानकर लायबल माना जाएगा। क्या बात समझ में आती है। इसे रूल ऑफ एस्टॉपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रूल ऑफ एस्टॉपल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या कहता है रूल ऑफ एस्टॉपल, लिखना, लिखवा भी देता हूँ। द पर्सन, ये रूल ऑफ एस्टॉपल वर्ड का मतलब लिखवा रहा हूँ, द पर्सन शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट, the person should be stopped from denying the fact which he committed earlier। जो उसने पहले कमिट करा था, उसे अब उससे मुकरने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। अगेन सुनना, इस पार्टनर का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई लॉस शेयरिंग था, बट क्योंकि इसने अपने वर्ड्स से अपने आप को कमिटमेंट दे दिया कि जी मैं पार्टनर हूँ, इसे उस ट्रांजैक्शन के लिए लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। दैट्स इट। ना ही ये फ्यूचर में पार्टनर बन जाएगा, ना ही इसे कोई प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए वो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल हो गया, पार्टनर बाय एस्टॉपल।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इसके बारे में एक छोटी सी टर्म सिखानी है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझना। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इफेक्ट दोनों का सेम है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। होता क्या है बच्चों, केसेस दो बन सकते हैं इफ। एक तो मैंने आपको बताया, अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करा था सी ने खुद बोला था कि मैं पार्टनर हूं, मेरी फर्म है। इफ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, इफ पर्सन represents himself, if person represents himself as a partner, represents himself as a partner, मैं अपने आप को खुद पार्टनर क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तब क्या होगा, इफेक्ट सेम है, दोनों का इफेक्ट लायबिलिटी सेम है, बस थोड़ा सा वर्डिंग्स का, थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये तो खुद जलती आग में कूदा था, मैं जी पार्टनर हूँ, लो जी मैं पार्टनर हूँ। ऐसा भी हो सकता है वो खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सामने वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं चुप हूँ। इसका भी एग्जाम्पल सुनना। केस ऐसा हुआ होता कि सी और डी सामने खड़े होते, दोनों बिल्कुल पार्टी में एक साथ, दोनों मान लो खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ए और बी दूर से देख लेते, अरे भाई ये तो डी है, ये वही डी है जिसकी मार्केट में तूता वो तूती बोलती है, सबसे ज्यादा शेयर्स इसी की बिकती हैं, क्यों ना इसके साथ क्या कर लिया जाए, आज डील क्रैक कर दी जाए। सी भी बैठा हुआ है, अपना दोस्त है, सी करवा देगा काम। ए और बी गए, सी और डी दोनों बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे, और डी से बोला, अरे मिस्टर डी, आप हमसे सामान नहीं खरीदते, आप हमसे सी को जानते हो, आप तब भी हमसे सामान नहीं खरीदते, सी तो हमारा पार्टनर ही है, आपको पूछ लो, आपको शक हो तो कोई। सी चुप है, और फिर बोलते हैं, कल से आप सारे ऑर्डर्स किसको देना, हमें देना, जो भी आपका सामान बनेगा हम आपको देंगे और सस्ते दामों में देंगे, फिक्र क्यों करते हो, जब सी बैठा है तो आप आज से कोई ऑर्डर बाहर नहीं दोगे। सी सब कुछ सुन रहा है कि ए और बी झूठ बोलकर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट चुप है। यानी कि सी क्या कर रहा है, सी, if person knowingly permits himself, अपने आप को परमिट कर रहा है, permits himself to be represented, दोनों का मतलब समझना। बस इतना ही डिफरेंस है सर कि एक जगह वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जगह सामने वाली पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है बच्चों। अगर वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपर, और अगर वो खुद रिप्रेजेंट ना हो के वो चुप है बट सामने वाली पार्टी उसे रिप्रेजेंट कर रही है उसके सामने ही, उसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग, उसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग। क्या सर दोनों के नाम में डिफरेंस के बाद इफेक्ट में भी डिफरेंस आएगा? इफेक्ट इज सेम, इफेक्ट सेम आएगा। क्या इफेक्ट सेम आएगा? लॉस बियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉस बियर करना पड़ेगा। सिर्फ फर्क किसका आएगा ना, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग। यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं बच्चों, खत्म। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। अब मुझे कुछ डिफरेंस करवाने हैं जो डायरेक्टली मैं मॉड्यूल से करवाऊंगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट नोट से करवाऊंगा, उसमें इतना राइटिंग की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसे मॉड्यूल से पढ़ देंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलें आगे, चलें आगे। यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं खत्म। अब मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ चीजें, कुछ पॉइंट्स के डिफरेंस समझने हैं हमें, ठीक है ना, पेपर में कभी कभार आ जाते हैं। इजी डिफरेंस है, बस आप हमें एक बार रीडिंग करनी है। देखते हैं पहला डिफरेंस किसका दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना, पीडीएफ 5 नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप यहीं से डायरेक्ट रीडिंग कर सकते हो। पहला डिफरेंस है को ओनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में। को ओनरशिप बच्चों, मैं को ओनरशिप बच्चों को पहले ही समझा चुका हूँ, को ओनरशिप क्या होती है। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार और समझा देता हूँ। डिफरेंस किसके बीच में पढ़ने के लिए कह रहा है वो सर, को ओनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस। को ओनरशिप क्या होती है?
ओनरशिप और पार्टनरशिप। ओनरशिप समझना, जब दो लोग मिलकर किसी प्रॉपर्टी को बाय कर लें, प्रॉपर्टी बाय कर लें, तो ये दोनों बन जाते हैं इस प्रॉपर्टी के को ओनर्स, इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, को ओनर्स। इतना आपको पता ही है। अब समझते हैं डिफरेंस, बस इतना ही था। अब आके डिफरेंस समझो, आप डिफरेंस से सीधा समझ जाओगे। पार्टनरशिप, बच्चों मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 और मोर पर्सन, ठीक है। को ओनरशिप के कितने लोग चाहिए, 2 और मोर पर्सन। बट यहाँ पे एक और चीज है कि वो ओन कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि इमूवेबल हो, मूवेबल भी हो सकती है, ठीक है ना, गाड़ी वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, आप सबको पता है। और एग्रीमेंट भी कितने तरीके के, एग्रीमेंट भी कितने तरीके के सर, दो। या तो या तो होगा वो ओरल, या हो सकता है वो written। या तो होगा ओरल या हो सकता है रिटर्न। ये भी एग्रीमेंट से भी बनती है, बट साथ में बन सकती है इनहेरिटेंस से भी। इनहेरिटेंस कैसे सर, इसका एग्जांपल बताओ। हाँ समझो, अरे भाई मान लो दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, ए और बी। कहा था जी इस प्रॉपर्टी को आगे चल के बेच देंगे, दोनों पैसा कमाएंगे। बी की हो गई डेथ, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, बी के जो भी इनहेरिटर होंगे। अगर बी की वाइफ है तो बी की वाइफ के पास चली जाएगी, बेटा है तो बेटे के पास चली जाएगी। तो मान लो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई मिसेस बी। तो अब इस प्रॉपर्टी के ओनर कौन बन गए, ए और मिसेस बी। बताना मिसेस बी क्या एग्रीमेंट से ए के साथ ओनर बनी है, नो, बाय इनहेरिटेंस। बट क्या इनहेरिटेंस से पार्टनरशिप में एडमिट करा जा सकता है, याद करो वो विडो वाला एग्जांपल जिसमें एक पार्टनर की वाइफ की डेथ हो गई थी, वहां पे वो पार्टनर नहीं बनती, वहां पे वो पार्टनर नहीं बनती। जबकि को ओनरशिप इनहेरिटेंस से भी आ जाती है। तो को ओनरशिप के आने के कितने तरीके हैं, दो। पहला एग्रीमेंट, दूसरा इनहेरिटेंस। और पार्टनरशिप में आने के कितने तरीके, एक ही है, एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, आप सबको पता है 50 होते हैं, मैंने बता दिया था शुरू में ही, ठीक है ना, मैक्सिमम 50। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं कोनर्स। आप 1 लाख लोग मिलकर भी कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, हम मना नहीं करेंगे। फिर पढ़ो, पार्टनरशिप में बताया था बिजनेस जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। याद करो एग्जांपल बताया था, वही को-ओनर्स वाले एग्जांपल बताया था मैंने इसके केस में, कि अगर दो लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 6 महीने बाद बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो को-ओनर्स तो कहलाएंगे, बट वो पार्टनरशिप में नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं है। बट क्या को-ओनरशिप में बिजनेस जरूरी है, नो। फिर से सब पढ़ते हैं, सारे डिफरेंस। फॉर्मेशन कैसे होगी, दो या दो से ज्यादा लोग, वहां पे भी दो या दो से ज्यादा लोग। यहाँ पे एग्रीमेंट से बनेगी, वहां पे एग्रीमेंट से ही बन सकती है, और इनहेरिटेंस से भी किसी के पास प्रॉपर्टी आ गई तो वहां से भी हो सकता है। यहाँ बिजनेस होना बहुत जरूरी है, बिजनेस है तभी पार्टनरशिप है, वहां बिजनेस होना जरूरी नहीं है। यहाँ मैक्सिमम 50 लोग ही हो सकते हैं, वहां मैक्सिमम लोग अनलिमिटेड हो सकते हैं। यहाँ रिलेशन होता है म्यूचुअल एजेंसी। आपको पता है एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ पार्टनर एज वेल एज फर्म, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बट क्या ऐसा को ओनरशिप में होता है, अरे नहीं सर। को ओनर्स में एजेंसी कहाँ से आ गई, अरे भाई को ओनर्स एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, वो बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं जो एजेंट्स बन जाएंगे। क्या बात समझ में आती है, वहां कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, लिख लेना, नो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, और आपको एक बात बता देता हूँ आज ही, आप कंफ्यूज हो, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में अप्लाई होता है, और किसी भी जगह म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट अप्लाई। आपको कंपनी तक पढ़ाऊंगा, आपको तब भी बताऊंगा देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ओनरशिप में अभी बता दिया, एचयूएफ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप में होती है। प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। देखो इट डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग हो भी सकती है और मैंने आपको एग्जांपल फिर बता देता हूँ। मान लो एक फ्रेंड का फोन आया जी, 5 लाख की जरूरत है, पर तेरा ऐसा करूंगा, प्रॉफिट प्रॉफिट तेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा डलवा दूंगा। मैंने कहा कितने की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहता 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, 5 लाख कम पड़े हैं। मैं कहा चल ले ले 5 लाख, कोई बात नहीं, जब बेचेगा तब बस पैसा वापस कर दे, प्रॉफिट मत दे। भले ही वो प्रॉफिट दे ना दे, बट मेरा अगर प्रॉपर्टी में नाम चढ़ा है तो मैं ओनर तो हूँ।
अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट अ कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर। यस बच्चों, आगे बात पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको। कोओनर बच्चों कैन ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कोओनर्स। कोओनर्स की मर्जी है, वो अपने हिस्से को दूसरे को बेचना चाहे वो बेच सकता है। अ पार्टनर कैन नॉट सू फॉर पार्टीशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, हाउएवर ही कैन सू फॉर डिसोल्यूशन। बच्चों आप ये मत फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट्स और लॉ को अलग रखना। अकाउंट्स कुछ भी कहता हो, लॉ ये कहता है अगर कोई पार्टनर है मिस्टर एक्स और वो एक फर्म में है, तो वो ये नहीं कह सकता इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करो। पार्टीशन का मतलब समझते हो ना, मान लो 3 AC हैं तो सब में एक एक बांट दो, 3 कूलर हैं सब में एक एक बांट दो, 6 लाइटें हैं। पार्टीशन नहीं कह सकता कि पार्टीशन करो। अरे भाई ये HUF थोड़ी ना है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो मैं बिजनेस से छोड़ना चाहता हूँ, बिजनेस को बंद करो और फिर सारी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा दे दो मुझे मेरा हिस्सा। आप डिसोल्यूशन कह सकते हो, पार्टीशन नहीं कह सकते। ठीक है ना। उसके बाद अ को-ओनर कैन सू फॉर ट्रांसफर ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वो ये कह सकता है कि भैया सारी की सारी प्रॉपर्टी का क्या कर दिया जाए, बेच दिया। आगे, a partner has right to retain the partnership property for the expenses incurred by him. A co-owner has no such right to retain the property. मतलब अगर पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया है, क्या कर दिया है, कोई खर्चा कर दिया है, कोई खर्चा कर दिया है, तो उसके पास राइट है कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में से कुछ सामान को रिटेन कर ले अगर आप उसका खर्चा देने से मना करते हो। बट को ओनर के पास ऐसा कोई राइट। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का डिफरेंस बता दो। आपको सिंपल पढ़ना है और रीड करना है और पेपर में लिख देना है। आगे आ जाओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप सबने सुनी होगी। एक बार थोड़ा सा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बता देता हूँ, होती क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, समझो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है, समझना। बच्चों ये फैमिली है जो मैनेज करी जाती है, विच इज मैनेज्ड बाय कर्ता। ये मैनेज करी जाती है बाय कर्ता, मतलब ऐसी ज्वाइंट फैमिली जहां पे बिजनेस कर रही है, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है, जो मैनेज करी जाती है बाय कर्ता। कर्ता होता कौन है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। चाहे अब अमेंडमेंट आ चुकी है बच्चों, चाहे वो हो मेल चाहे वो हो फीमेल। अब बच्चों मेल भी और फीमेल्स भी कर्ता बन सकती हैं। पहले सिर्फ मेल्स के पास ये अधिकार था, बट अब फीमेल्स भी कर्ता बन सकती हैं। कर्ता होता कौन है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। बच्चों इसके अलावा जैसे मान लो एक ट्री बनाना पड़ेगा इसके लिए। मान लो ये दादाजी हैं, ये है मिस्टर ए, ये कर्ता है, ये सबसे हायर एल्डेस्ट है। इसके बाद इनके 2 बेटे हैं, मान लो ए और बी। इसके बाद दो दो बेटे इनके भी हैं, इनके मान लो सी, इनके मान लो डी, इनके मान लो ई, इनके मान लो एफ। तो भैया इस प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है। इस प्रॉपर्टी पे कुछ हिस्सा ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है, ई का भी है, एफ का भी है। ये सब लोग कौन कहलाएंगे बच्चों, ये सब लोग कहलाते हैं को पार्टनर्स। ये लोग पार्टनर्स नहीं कहलाते, मेंबर्स नहीं कहलाते, इनकी एक अलग लीगल टर्म है को पार्टनर्स। ठीक है ना। को पार्टनर होते कौन है, अदर अदर मेंबर्स, other members who are entitled फॉर प्रॉफिट, जिनको और बाकी सब मेंबर्स को जिनको प्रॉफिट मिलता है उनको क्या बोला जाता है, आर कॉल्ड को पार्टनर। अच्छा बताना, इन सब की शादी होगी, इनकी वाइफ भी को पार्टनर बन जाएंगे। अरे नहीं बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होता है क्या, आर कॉल्ड को पार्टनर। तो यानी कि HUF में 2 मेन लोगों के हेड करता और बाकी सारे वो लोग जिनमें वो हिस्सा बटना है वो कौन होते हैं, को पार्टनर्स। कौन होते हैं, को पार्टनर। ठीक है, आगे आ जाओ। सर ये को पार्टनर्स कितने हद तक हो सकते हैं, कितनी नीचे तक जा सकते हैं, मान लो 10 जनरेशन हो गई बच्चों, सिर्फ 3 जनरेशन तक के लोग को पार्टनर होते हैं। 3 जनरेशन, 3 जनरेशन के लोग क्या होते हैं, को पार्टनर। 3 जनरेशन मतलब दादाजी, ये हो गए दादाजी के नीचे 3 जनरेशन, यानी कि फादर, सन और ग्रैंडसन। ये 3 जनरेशन यानी कि ग्रैंड फादर से नीचे 3 जनरेशन तक की लिमिटेड है को पार्टनर्स की मेंबरशिप। ठीक है ना। कितनी जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक की लिमिटेड है, 3 जनरेशन तक लिमिटेड है को पार्टनर्स की
मेंबर। क्या बात समझ में आती है? ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे कहा एचयूएफ का, कि एचयूएफ बेसिकली होता क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एक कर्ता के द्वारा मैनेज करी जाती है। कर्ता के अलावा जो बाकी सब लोग होते हैं जिनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उन्हें को पार्सनर्स बोला जाता है। कितने को पार्सनर हो सकते हैं? 3 लेवल ऑफ जनरेशन तक के लोग को पार्सनर्स कहलाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है ना? कर्ता कौन बनता है? एक कर्ता की डेथ के बाद एल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है सर, अब डिफरेंस पे आ जाओ। अब डिफरेंस को रीड करते हैं, देखना। फीमेल्स कैन बी फुल फ्लेज मेंबर्स। ओहो, मैंने अपडेट नहीं करी, ये पॉइंट नहीं आया बच्चों, ऐसा नहीं है। अब फीमेल्स भी मेंबर्स होती हैं, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट हटा देना। म्यूचुअल एजेंसी, क्या एचएफ में म्यूचुअल एजेंसी है? यहाँ पे है, यहाँ पे अगेन लिख लेना, नो म्यूचुअल एजेंसी। मैंने आपको बताया म्यूचुअल एजेंसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एचएफ में नहीं। एवरी पार्टनर के पास राइट है, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्ट ले। वो कहेगा जी मुझे पार्ट लेना है, प्रोवाइडेड दैट उसको पार्ट लेने के लिए एग्रीमेंट कर दिया कि नहीं लेना है, वो खुद नहीं लेना चाहता, वो बात अलग है, बट उसके पास राइट है, हक है। राइट का मतलब अधिकार है, ले सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ कर्ता के पास ये अधिकार है। अगर कर्ता कह रहा है कि आप नहीं लोगे तो आपको राइट नहीं है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में आपके पास इन्वॉल्व होने का पूरा राइट है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है ना? बट एचयूएफ में आपके पास राइट ही नहीं है। वो राइट ही सिर्फ कौन एंजॉय करता है? सिर्फ वो राइट ही कर्ता के पास है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। हालांकि लाइबिलिटी का टॉपिक आगे आएगा। बच्चों, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। दे आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड। जबकि एचयूएफ में कर्ता की लायबिलिटी तो होती है अनलिमिटेड, बट बच्चों बाकी सबको पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर एक बार लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें कभी समझ नहीं आया, बता समझो। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार समझो। लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बच्चों, अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, समझना, मान लो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। एक बार समझाता हूँ लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। मान लो आपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा रखा है। एक बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 करोड़। और मान लो कमा कमा के आपने उसमें 50 लाख की टोटल प्रॉपर्टी और जोड़ ली, तो टोटल आपने कैपिटल लगा दी बिजनेस में, जो टोटल आपका बिजनेस की कैपिटल हो गई 1.5 करोड़ हो गई। 1 करोड़ जो लगाई थी, 50 लाख कमा वो लिया, प्रॉफिट हो गया, सारी एसेट्स मिला के आज 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है। कल को अगर बच्चों लॉस हुआ तो आपको सिर्फ कितना बियर करना पड़ेगा? अप टू ₹1.5 करोड़। बस 1.5 करोड़, चाहे 50 करोड़ का लॉस हो जाए, आपको देना कितना है? 1.5 करोड़, भले ही आपके पास जितना मर्जी पैसा हो। बट अगर बात करें यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो आपने मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी 1 करोड़, कमा वो मूल्य 50 लाख, टोटल आपके पास पैसा आज के टाइम में हो गया 1.5 करोड़। और अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कल का लॉस हो गया आपको मान लो 20 करोड़ का, बच्चों आपको ये 1.5 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। साथ में आपको अपनी पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने घर का सामान तक बेचना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ गए? और पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। जबकि एचयूएफ में लायबिलिटी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या? कर्ता, एचयूएफ में लायबिलिटी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या? अगर बात करें कर्ता की, तो कर्ता की लॉ ने लायबिलिटी करी है अनलिमिटेड। रीजन भी समझना, क्योंकि बच्चों कर्ता ही तो सारे डिसीजंस ले रहा है, वो गलत डिसीजन ना ले, वो फ्रॉड ना कर दे, इसलिए उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड रखा गया। मतलब उसका तो सब कुछ चला जाएगा। बट अगर लॉस हुआ तो को पार्टनर्स के साथ ये ऐसा नहीं किया जाएगा। को पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड रहेगी, यानी उनका उतना ही हिस्सा जाएगा जितने के वो हकदार थे, उससे ज्यादा उनका कुछ नहीं जाएगा।
इसलिए बोलते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ उतना ही जाएगा जितना बिजनेस में है, जितना बिजनेस का पार्ट है, पर्सनल कुछ नहीं जाएगा। बट अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई तो सब कुछ चला जाएगा। ये होती है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, हर पार्टनर का अनलिमिटेड कुछ भी सब कुछ चला जाएगा। ठीक है ना? क्या आप इसे चेंज करके लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो पार्टनरशिप की? नो, जब एक्ट कह रहा है, जब लॉ कह रहा है कि अनलिमिटेड होगी, तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर लोगे क्या? ठीक है ना? और एचयूएफ में क्या होती है? कर्ता की पर्सनली लायबल मतलब अनलिमिटेड और बाकी सारे लिमिटेड। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। हर पार्टनर का शेयर कितना होता है? ईच पार्टनर का एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है। आपको पता है, मैंने एक पर मैं इक्वल शेयर लूंगा, 1/3 लूंगा, 2/3 लूंगा, 30% लूंगा, फॉर पहले ही डिसाइड कर लिया। बट क्या एचयूएफ में शेयर डिसाइडेड होता है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग होता है बाय बर्थ और डेथ। समझना, एक नया बेबी बॉर्न हो गया, आपका शेयर कम हो गया। एक पर्सन मर गया, आपका शेयर बढ़ गया। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, अगर कोई पैदा होगा तो आप दुख मनाओगे, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। कोई मर गया, आप खुशी मनाओगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होता रहता है। बर्थ से शेयर कम हो जाएगा, डेथ से शेयर बढ़ जाएगा। जबकि पार्टनरशिप में शेयर क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। क्या पार्टीशन करवाओगे क्या पार्टनरशिप का? अरे नहीं यार, ऊपर ही बताया। बट आप डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हो। बट को पार्टनर, को मेंबर डिमांड कर सकता है पार्टीशन करो जी। आप देखते ही होगे, हिंदी सोप सीरियल्स पार्टीशन पार्टीशन की लड़ाई करते रहते हैं वो लोग। पार्टनर के पास राइट है क्या? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का। भैया दिखाओ मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये। मेंबर के पास कोई राइट नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने का। पास्ट डीलिंग्स, याद रखना, पास्ट वर्ड यूज किया है, पास्ट। इसके ऊपर एक बार पेपर में, बहुत पुराने अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या एचयूएफ का मेंबर पास्ट डीलिंग्स मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, बच्चों ने तो बस इतना पढ़ा था, पार्टनरशिप में कभी कभी मांग सकते हैं और एचएफ में नहीं मांग सकते। उसने आंसर, सब बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने आंसर कहा ना, नहीं मांग सकते। बच्चों, करंट मांग सकते हैं, पास्ट नहीं मांग सकते। ठीक है ना? पास्ट नहीं मांग सकते। ठीक है ना? उसमें प्रेजेंट पूछा था, सॉरी, क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट पूछा था, सबने लिख दिया जी मांग ही नहीं सकते, मांग ही नहीं सकते। गलत, पास्ट नहीं मांग सकते। ये भी समझाऊंगा आपको, अभी बता दूं बच्चों, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। रजिस्टर्ड मतलब ये है कि भैया लॉ की नजरों में आपने गवर्नमेंट को बताया है कि भैया मेरी कोई पार्टनरशिप है, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूँ। और अनरजिस्टर्ड मतलब आप सिर्फ अनरजिस्टर्ड वे में काम कर रहे हो, वो भी अलाउड है, मना नहीं है। बट बच्चों, एचयूएफ का कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एचयूएफ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप देखते होगे एचयूएफ कैसी होती है, चमन लाल एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स, रमन लाल एंड सन्स, ये एचयूएफ होती हैं। अगर हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाओ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जाओ, चांदनी चौक की साइड जाओ, तो वहां पे ऐसी पार्टनरशिप चलती है। ठीक है ना? सॉरी, एचयूएफ चलती हैं। ठीक है ना? तो फिर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता, बट एचयूएफ में तो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक? ये वाला डिसोल्यूशन वाला पॉइंट आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना? इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, इस पॉइंट को भी छोड़ दो, ये पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा। डिसोल्यूशन का मैंने बताया, एक चैप्टर ही है पूरा इसका। आगे आ जाओ बच्चों। पार्टनरशिप चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम पढ़ रहे हैं, और ये चलती है हिंदू लॉ। आपको पता ही होगा, हिंदुओं का एक लॉ है। ठीक है ना? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एचयूएफ चलती है। ये तो हमने दो डिफरेंस पढ़ लिए, किस किस के? हमारा पार्टनरशिप और एचयूएफ के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया, और अगला डिफरेंस पढ़ लिया हमने पार्टनरशिप और कोओनरशिप। आगे आ जाओ, अगला डिफरेंस देखें किसका दे रखा है। पार्टनरशिप एंड क्लब, पेपर में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया पार्टनरशिप एंड क्लब के बीच में डिफरेंस, बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं बच्चों। पार्टनरशिप प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए बनाई जाती है, जबकि क्लब बनाया जाता है फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जैसे कि देखना, मान लो 100 लोगों ने मिलकर 1,000 रुपए महीने देने का वादा कर दिया कि 1,000 रुपए महीना देंगे, एक क्लब बना दिया, 1,000 रुपए महीना देंगे, और उस क्लब में कुछ गेम्स लेंगे।
जैसे कि मान लो बैडमिंटन के रैकेट्स खरीदेंगे, गेमिंग जोन बनाएंगे, मतलब आपस में सिर्फ रिक्रिएशन, मौज मस्ती करने के लिए क्लब बना दिया, ठीक है ना। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है। एजेंसी, अगेन यहाँ म्यूचुअल एजेंसी है, यहाँ कोई एजेंसी नहीं है, ये तो सब में। पर्सनली लायबल है जी, हर पार्टनर पर्सनली लायबल है, जबकि यहाँ पे क्लब में किसी मेंबर की कोई लायबिलिटी नहीं है। सर क्लब में लायबिलिटी आएगी कैसे, आ सकती है ना। आपने क्लब बनाया, कोई क्लब में बाहर से आया, ठीक है ना, उसने आपके साथ कोई डीलिंग करी और आपने डिफॉल्ट कर दिया, उसका नुकसान हो गया, क्या आप मेंबर उसका लॉस बियर करेंगे? नो, मेंबर कोई लॉस बियर नहीं करेंगे। अ पर्सन में बी एडमिटेड विद द पर्सन, पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए क्या होता है, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए। बट क्लब में एडमिशन के लिए किसी का कंसेंट नहीं चाहिए, जो क्लब के रूल्स बनाए गए हैं उस क्लब के रूल्स के हिसाब से आप एडमिट हो सकते हो। जैसे कि मान लो मेंबरशिप बनाती है, 1000 रुपए में मेंबरशिप मिल जाएगी तो मिल जाएगी, ठीक है ना। ये होता है हमारा पार्टनरशिप और क्लब। कभी नहीं आया पेपर में, बट एक बार रीड जरूर कर लेना। अगेन डिसोल्यूशन वाला पॉइंट आगे होगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड कंपनी, बट बच्चों ये डिफरेंस आपको अभी नहीं करवा सकता, ये डिफरेंस होगा कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट के बाद ये डिफरेंस करवा सकता हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा ही नहीं है और उनको ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा, उनके लिए डिफरेंस अभी समझना मुश्किल होगा। जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तभी इसका डिफरेंस करवाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है खत्म, क्या बोलते हैं, डिफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। तो बस बच्चों, आज की क्लास यही करते हैं खत्म, ठीक है ना। बाय बाय, गुड नाइट।